नमस्कार मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता का भाग नंबर 3। ठीक है मित्रों, देखो सबसे पहले आ रहा है वैदिक काल का विभाजन अपन करते हैं। देखो मित्रों, वैदिक काल है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक यानी 900 साल रहा साहब। ठीक है, अभी इसमें क्या हुआ कि इसका भी विभाजन किया गया। कैसे किया गया देखिए, इसके 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक जो टाइम था उसको बोला गया ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इसमें ऋग्वेद की रचना की गई थी और शेष जो तीनों ग्रंथ हैं वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, जो है 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है मित्रों, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो अपने वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है मित्रों, अब जो वैदिक काल की जो नाम है वैदिक काल पड़ा, वो क्यों पड़ा जी, इसके बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है वो वेदों से मिलती है, इस कारण का नाम पड़ा वैदिक काल। ठीक है, वेद का अर्थ होता है मित्रों ज्ञान, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। चलो आगे चलते हैं। अब मित्रों, अब ऋग्वैदिक काल में इसका सभ्यता केंद्र क्या था, यानी कहाँ पे लोग रहते थे ज़्यादातर। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में इनका जो केंद्र था वो सप्त सिंधु प्रदेश था, यानी सिंधु घाटी और उसकी 7 नदियाँ जो है वो प्रदेश था वो। ठीक है, यह सिंधु नदी उसके साइड नदी कह सकते हैं अपन। उत्तर वैदिक काल में ये वहाँ से हटकर गंगा यमुना का दोआब होता है, दो नदियों के बीच की जगह को अपन क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं मित्रों। ठीक है, अब एक डीप प्रश्न आता है कि साहब ये जो ऋग्वैदिक काल को जो ये काल विभाजन बता रखा है वो किसने बताया ऐसा, ये जो काल को बांटा किसने बांटा। देखो आप कैसे याद करना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का तरीका। ऐसे मान लो कि वैदिक काल को अपन सर्दियों में क्या होता है कि शरीर फट जाता है, तो वैदिक काल 2 भागों में फटा। ठीक है, तो सर्दी में फटा विंटर, सर्दी को विंटर बोलते हैं। विंटर निज किसने कहा, ये विंटर निज ने ये काल बताया था। जो ऋग्वैदिक काल का जो काल विभाजन है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, ये काल विभाजन निर्धारित किया था विंटर निज ने किया था। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अपन। अब इसमें आगे आ रहा है कि जो ऋग्वैदिक काल है इसमें व्यक्तियों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, न कि कृषि। कृषि अभी तक विकसित हो नहीं पाए थे पूर्ण अवस्था में, क्योंकि उनका जो जीवन घुमक्कड़ शैली थी, कभी यहाँ कभी वहाँ कबीलों में रहते थे, इसलिए यहाँ पर कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय नहीं था। उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। जो शासन तंत्र था वो राजतंत्र था, यानी राजा का शासन था। ठीक है, और जो यहाँ के निवासी थे उनको क्या कहते थे, उनको सब आर्य कहते थे। आर्य का अर्थ होता है सभ्य जन भी कह सकते हैं, श्रेष्ठ, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। अब क्या आता है, अपने ऋग्वैदिक काल का जो मुख्य जो साहित्यिक स्रोत है वो है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद की बहुत सारी बातें, ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, क्या नाम है, अवेस्ता या जिंदा अवेस्ता दोनों ही नाम है ये। इसमें भी इस किताब के अंदर भी ऋग्वेद की बातें क्या है मिली है सब। अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है। ठीक है, आपके समय यानी ईरानी ग्रंथ का वास्ता किससे था, अवेस्ता से था। ठीक है, तो याद कर लेना थोड़ा सा आप। चलिए आगे चलते हैं। अब मित्रों ये आती है बहुत खास बात है, यानी याद करने वाली बात है और प्रश्न पूछा जाता है इसमें से, तो वो करीब करीब गलतों की समान ज़्यादा रहती है। अब आपको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, साथ साथ अपन याद कर लेंगे। देखिए अब इसमें आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विचार, अलग अलग विचार है विद्वानों के, तो इसमें अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर विद्वान का नाम लिख रखा है, इधर उनका मूल स्थान बता रखा है। देखो सर्वाधिक जो विद्वान है वो किस मत को मानते हैं, वो है मैक्स मूलर के मत को। मैक्स मूलर ने क्या बताया साहब, इनका जो आर्यों का निवास स्थान था वो था मध्य एशिया। अब कैसे याद करें मध्य एशिया, देखो मूल अपन मूल रूप से क्या है साहब, भारत, एशिया में पड़ता नहीं पड़ता, तो मूल रूप से एशिया, मैं से मध्य एशिया आएगा नहीं आया। देखो मूल रूप से अपन पढ़ते एशिया के अंदर, एशिया तो एशिया में कौन सा, मैं वाला यानी मध्य एशिया वाला, तो मध्य एशिया अपन याद कर लेंगे। ठीक है, और जो मध्य एशिया के उस भाग को क्या कहते हैं, बैक्ट्रिया, जहाँ पर यूनानी साम्राज्य रहा था। ठीक है, अपन इतिहास में आगे देखेंगे उनमें। चलिए आगे चलते हैं। तो अपना ये तो तैयार हो गया, मैक्स मूलर ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। गायल्स ने क्या बताया, हंगरी और डेन्यूब नदी घाटी बताया। हंगरी जो यूरोप में पड़ता है, तो कैसे याद करो आप, गायल्स को घायल पढ़ो, गायल्स को हमने घायल पढ़ लिया। आदमी घायल कब होता है, यानी मतलब बेचैन हो गया, एक तरह से घायल हो गया।
जब उसको डे यानी दिन में भी भूख लगे, हंग्री यानी भूख होता नहीं होता, ठीक है, हंग्री यानी भूख, तो डे हंग्री यानी दिन में भूख लगे आदमी बिल्कुल बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये रात में तो सो के चलो रात निकाल लेते, लेकिन दिन में वो रुक नहीं पाता, घायल जैसा हो जाता है, ठीक है। तो घायल ने क्या बताया साहब, उसने हंग्री याद करना, हंग्री तो हंग्री देश आ जाएगा, और देश से डेन्यूब नदी याद कर लेना आप, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं। अब ऐसा पेन का हर्ट, ये क्या कहता है, देखो इसमें शब्द को थोड़ा अलग तरह से पढ़िए आप इसको, कैसे, देखो पेन का हर्ट, यानी पेन को भी हर्ट हो गया, यानी पेन भी दुखी हो गया, किसके बारे में, जब उसने जर्मनी के बारे में लिखना चाहा, यानी जर्मनी का इतिहास लिखते हैं तो सब हिटलर के बारे में लिखना पड़ता है, तो हिटलर की कहानी सुनकर पेन भी एक बार तो डर गया साहब, है कि नहीं है। तो पेन का हर्ट यानी कहाँ का बता रहा है ये, पेन को हर्ट कहाँ होती है, जर्मनी में, तो आप जर्मनी याद कर लेना, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं। आगे आता है नेरिंग और गार्डन चाइल्ड, नेरिंग और गार्डन चाइल्ड। अब ने रिंग याद करना और चाइल्ड याद करना। देखो अब क्या हुआ, बच्चा है, उसने ने रिंग यानी जहाँ तक अपन मानते हैं कि जो आर्य को मूल स्थान एशिया था, अपन मान के चलते एक तरह से, तो लेकिन इसने तो चाइल्ड ने तो क्या किया, इसको रिंग से भी बाहर कर दिया, रिंग से बाहर यानी इधर बाहर कर दिया। तो साहब इधर पड़ता है लास्ट चीन, चीन के ऊपर आ जाता है रूस, ठीक है। तो रूस का नीचे वाला ऐसा कहलाता है दक्षिणी रूस, क्या कहलाता है, दक्षिणी रूस। तो साहब नेरिंग चाइल्ड ने क्या किया, उसको रिंग से बाहर भेज दिया, यानी उन्होंने दक्षिणी रूस माना, क्या माना, यानी जो अपना एशिया महाद्वीप है ये रिंग मानो एक तरह से, ये रिंग के बाहर ऊपर बाहर चलते तो फर्स्ट क्या आएगा, रूस आएगा, रूस का कौन सा, दक्षिणी से आएगा, तो दक्षिणी से माना साहब इसने, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला आता है बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया। देखो अपन तिलक टीका निकालते हैं, तिलक कहाँ निकालते हैं भाई, अपन ऊपर ऊपर निकालते नहीं निकालते, ऊपर ऊपर कौन सा प्रदेश आता है साहब, उत्तरी ध्रुव, आता नहीं आता, तिलक ऊपर निकालते हैं टीका अपन, तो निकाल गए साहब, ठीक है। तिलक ने उत्तरी ध्रुव बताया। आगे चलते हैं। अब आता है दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या बताया, देखो मित्रों इन्होंने क्या बताया अपने को, देखते अपन। देखो दयानंद सरस्वती, सरस्वती नदी कहाँ से निकलती भाई, हिमालय से निकलती, नहीं निकलती, हिमालय के ऊपर क्या पड़ता है, तिब्बत, तो लो साहब तिब्बत बताया। तो आप दयानंद सरस्वती, सरस्वती नदी याद करना, सरस्वती नदी पड़ती है हिमालय में, और हिमालय के बगल में क्या है, तिब्बत है, तो तिब्बत पड़ जाता है, ठीक है। चलिए साहब अब आता है गंगानाथ झा। देखो गंगानाथ, गंगा तो अपनी पवित्र नदी है साहब, ये बिल्कुल गंगा तो पवित्र है, कोई कहने की सोचने की बात ही नहीं इसके अंदर। तो साहब इसने थोड़ी बात सही बोली, उसने क्या ब्रह्म ऋषि देश कहा, ब्रह्म ऋषि देश कैसे, जैसे अपनी सरस्वती नदी है और अपनी जो घगर नदी, एक तो अपनी सरस्वती और अपनी दसद्वती नदी घगर नदी, इसके बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावत कहा जाता है, तो ये यहीं से मान सकते हो ब्रह्म ऋषि देश, तो वो गंगा ने कहा, याद कर लेना, गंगा बिल्कुल सही बात कह रही है, करीब करीब ये सबसे अंदर के बगल में है, तो थोड़े बहुत सही मान सकते हो साहब, ठीक है ठीक है। तो साहब ये आप गंगा ने क्या कहा, ब्रह्मावत ब्रह्म ऋषि देश का दिया, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं। अब आता साहब अविनाश चंद्र दास व संपूर्णानंद। देखो संपूर्ण यानी सारे के सारे इस चीज़ को मानते हैं, अविनाश यानी बिल्कुल फैक्ट बात है कि उसको विनाश कर ही नहीं सकता, बाल सही बात है मानो एक तरह से, अविनाशी शब्द यानी बिल्कुल सत्य है, एक तरह से सत्य अविनाशी होता है, ऐसे वैसे मान के चलो। सप्त संदेह पर हम सभी मानते नहीं मानते, संपूर्ण लोग मानते हैं, और ये बात क्या है, अविनाशी यानी बिल्कुल सत्य है, नाश इसको नष्ट नहीं कर सकते कि आर्य को जो मूल स्थान सबसे संदेह प्रदेशी था, तो ये बात दोनों ने की, संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने, ठीक है मित्रों। दोनों से कनेक्शन जोड़ना आपको याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम किताबें ज़्यादा है एनसीईआरटी के अंदर, आप जानते हो नहीं जानते, ठीक है। अब ये इसने एशिया से बाहर थोड़ा यूरोप की तरफ चले गए, तो इन्होंने क्या बताया, एशिया प्लस एशिया बन के क्या बना, यूरेशिया, क्या बताया इन्होंने, यूरेशिया। आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया बताया, यानी एनसीईआरटी इंग्लिश की किताबें लेते हो, तो इंग्लिश पढ़ता है, अंग्रेज मतलब इंग्लिश भाषा है इंग्लैंड की मुख्य रूप से, तो इंग्लैंड पढ़ता है यूरोप में, तो यूरोप प्लस एशिया दोनों को मिला के एनसीईआरटी ने तो स्थान बताया, वो था यूरेशिया बताया, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं। अब साहब अपने आते हैं पांडे साहब। देखो अपने राजबली पांडे साहब, इन्होंने बिल्कुल किसी की नहीं रखी, कोई लड़ाई नहीं लड़ाई, इन्होंने बिल्कुल मध्य रास्ता अपनाया। क्या रास्ता अपनाया इन्होंने, कि भाई ये भारत का नक्शा है भाई, मान के चलो, देखो मेरा नक्शा अच्छा नहीं बनता, ये मान लो ये भारत का नक्शा है, ठीक है। इन्होंने कहा भाई तो आप आपस में लड़ो मत, मैं तो बीच का मान लेता हूँ, ये लो। पांडे साहब बिल्कुल कहते कोई मत लड़ो, चुलबुल पांडे अपनी फिल्म देखी है साहब,
तो पांड्य क्या कहा, बिल्कुल बीच वाला है, मध्य प्रदेश में मान लिया उन्होंने। ये सब आप भी खुश रहो, आप भी रहो, आप भी रहो, आप भी रहो, खुश रहो, ठीक है। मध्य प्रदेश MP मान लिया उन्होंने, ठीक है। आता है LD कल। देखो LD कल ने क्या माना, कैसे कल कैसे कश्मीरी बनता है, ठीक है। कश्मीर में कल कल करती नदियाँ बहती है, कल कल, कल से याद कर लेना, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर आता है, आप कैसे कहे कैसे कश्मीर याद कर लेना, ठीक है मित्रों। आगे आता है लास्ट वाला, इसमें देखो DS त्रिदेव, त्रिदेव तीन देव, देवता आया, जहाँ देवता है वहाँ देवी भी आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो इन्होंने क्या माना, देविका प्रदेश, क्या माना, देविका। और देविका कहाँ की थी साहब, मुल्तान। कहाँ की थी देविका, देविका प्रदेश कहाँ पड़ता है, मुल्तान में। तो आप यार त्रिदेव से याद करना, इन्हें देविका बताया, और देविका प्रदेश कहाँ है, मुल्तान के अंदर, ठीक है। चले साहब, तो मित्रों इस प्रकार से मैंने आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन जोड़ा है। देखो अपन क्या था, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, फिर आप माइंड से निकल जाती है, तो एक बार अच्छा ऐसा अच्छी तरह पढ़ो कि आपको दोबारा एक बार पढ़ते आपको माइंड में आ जाए। तो मैंने ये कनेक्शन बताया है, आप अपनी रफ कॉपी में फेयरली लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मित्रों आगे आता है अगला पार्ट कि ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी क्या थी, सिंधु नदी थी साहब। अब साहब इसको कैसे याद करोगे आप, देखो सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे, तो सप्त सिंधु प्रदेश में रहते हैं, तो जहाँ रहते हैं तो उसको याद करना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी साहब, सिंधु नदी महत्वपूर्ण थी, ध्यान देने बात है। मैं सर्वाधिक वर्णित नहीं बोल रहा हूँ, महत्वपूर्ण नदी बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरे नंबर महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती नदी, ठीक है। अब साहब इसमें आता है साहब, आपके जो सरस्वती नदी है उसके विभिन्न नाम दिए गए हैं। क्या नाम दिए गए हैं, पहला नाम आ रहा, देखो मित्रों इसका पहला नाम आता है नदीतमा। नदीतमा होता है नदियों में प्रमुख, देवी तमे देवता तुल्य, अम्बी तुल्य, यानी पवित्र पानी के हिसाब से मान लिया उन्होंने, ठीक है। आगे चलते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी, आपसे पूछा जाए, देखो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछी जाए वो था सप्त सिंधु वाली नदी यानी सिंधु नदी का, ठीक है। और वर्णित पूछे जाए तो वर्णित नदी कौन सी थी सर्वाधिक, वो थी अपनी साहब सरस्वती नदी, ठीक है मित्रों। सर्वाधिक वर्णित है अपनी सरस्वती नदी। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, सिंधु, उल्टा हो जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण पूछे तो सिंधु और वर्णित पूछे तो अपने सरस्वती, ठीक है। अब ये सबसे पवित्र नदी भी माना गया है इसको, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऋग्वेद में ये कहा गया है, इस नदी का अंत कहाँ होता था साहब, तो राजस्थान के अंदर विंसन रेगिस्तान जो हनुमानगढ़ इलाका मान सकते हो आप, राजस्थान के विंसन, विनाश, कैसा याद करो, विनाश है, कहाँ विनाश हुआ सरस्वती नदी का साहब, राजस्थान के विंसन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ब्रह्मावत। ब्रह्मावत प्रदेश कौन सा कहलाता था भाई, देखो जो ब्रह्मावत क्षेत्र कहलाता था वही कि अपनी जो सरस्वती नदी है और अपने द्रष्टद्वती नदी। देखो मैंने इन नदियों के जो प्राचीन नाम हैं, मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख लेना। सभी नदियों के नाम आपके उनके नाम से याद हो जाएंगे, गारंटेबल कह सकता हूँ। जैसे मैंने द्रष्टद्वती नदी कैसे याद किया, द्रष्टद्वती दोबारा नदी की, घग्गर नदी दिखती नहीं, एक बार राजस्थान में घुस जाती है फिर रेगिस्तान में गायब हो जाती है, दोबारा दिखती नहीं वो, तो द्रष्ट नदी यानी घग्गर नदी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावत कहा जाता था साहब, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं। अब इसमें देखो जो 10वां मंडल है उसे नदी सूक्त कहते हैं, उसे नदी सूक्त भी कहते हैं, पुरुष सूक्त भी कहते हैं, जिसके अंदर तीनों वर्णों का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके अंदर नदियों की स्तुति की गई है, यानी नदियों की स्तुति की गई है। और उस नदी स्तुति में वैसे तो कुल 21 नदियों का वर्णन है, कहीं की 25 भी दे रखे हैं, तो अपने उस फिगर में हमको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आता है इसमें अंतिम नदी, बहुत सारी नदियों का वर्णन किया, अंतिम नदी कौन सी था, गोमती नदी। आपकी याद कैसे करोगे, गो में जाओ, सबके लास्ट में बोला भाई तू भी जा भाई, गोमती नदी, ठीक है। तो गो से याद कर लेना, गोमती नदी। अब आता है साहब इसमें कुछ विशेष बात बता रही, क्या बता रखी है, जो व्यास नदी है, मैंने व्यास की जो प्राचीन नाम है विपाशा, मैंने वहाँ बता भी रखा है कैसे कि व्यास होता है गोले के अंदर, ठीक है। गोले को चिपका दिया अपने, तो चिपका दिया, बन गया पासा विशेष पासा बना, गोला एक तरह से पासा बना, तो विपाशा, क्या नाम दिया उसको, विपाशा, ठीक है। अब ये पासा और व्यास किस में होते हैं सब, गणित में होते नहीं होते, परिगणित, क्या कहा है, परिगणित। व्यास नदी का दूसरा क्या बोला गया, परिगणित। व्यास गणित में होता नहीं होता, तो परिगणित, ठीक है। इसके अलावा इसको एक नाम और दिया गया है, क्या नाम दिया गया, देखो इसके स्थान पर यानी व्यास नदी के स्थान पर मृदविरदा भी लिखा है। देखो विरदा यानी वर्दी, कहते नहीं, व्यास वर्दी करता नहीं करता, एक तरह से मान ला, तो आप मान ला इसका अन्य नाम क्या है, मरुदविरदा, परिगणित, मृदविरदा और विपाशा, ये सब तीन। देखो मित्रों अगला अपना शब्द आ रहा है मंजूवंत। देखो मुंजूवंत क्या है, मुंजवंत क्या था, देखो हिमालय की चोटी मुंजवंत,
यहाँ सोम रस यानी शराब के लिए प्रसिद्ध था ये, ठीक है। तो सोम यानी शराब आदमी क्यों पीता है? मौज के लिए पीता नहीं पीता, मौज से याद कर लेना मूंजवंत, ठीक है। चलिए साहब, अब आता है ऋग्वेद में सरयू नदी और गंगा नदी का भी उल्लेख किया गया, लेकिन एक एक बार किया गया है। देखो गंगा नदी बारे में सभी जानते हो आप, सरयू नदी जिसके किनारे अयोध्या स्थित है, ठीक है। तो साहब इसके अलावा यमुना नदी का वर्णन है, लेकिन वो 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार। पूछ सकता है आपको गंगा नदी का वर्णन कितनी बार किया गया है, यमुना नदी का वर्णन कितनी बार किया गया है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया किस नदी का? सरस्वती नदी का, ऊपर में जो बताया दिया आपके। इसके अलावा ऋग्वेद में ये बात और कही गई है कि ये जो ऋग्वेद की अधिकांश जो नदियाँ हैं जितनी भी हैं वो सब क्या है? गंगा यमुना के पश्चिम में, यानी ये गंगा और ये अपनी, ये तो गंगा और ये यमुना तो इसके पश्चिम में, इस तरफ है सारी सारी नदियाँ हैं, ठीक है। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अब आता है सप्त सिंधु प्रदेश, किसे कहते हैं? आपकी जो सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? रावी नदियाँ, चिनाब, झेलम, ठीक है। आपके सिंधु आ गई, आपसे सतलज, रावी, व्यास, ये सारी नदियाँ क्या है? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु उसकी सहायक नदियों को जो क्षेत्र वो कहलाता था सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं। अब आता है साहब वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो देखो उस समय क्या होता था, जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो पितृसत्तात्मक था। देखो आपने पढ़ी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो थी मातृसत्तात्मक परिवार थे वहाँ पर, यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार, ठीक है। राजा का पद होता था वो अनुवांशिक होता था, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था, ठीक है। अब इसके जो राजनीतिक व्यवस्था विभाजन कर रखा है, ग्राम से बड़े होते थे विष, और विष से बड़े होते थे जन, ठीक है। अब देखो ग्राम क्या होता था? स्वजनों का समूह, न कि एक पर्टिकुलर गांव। स्वजन कैसे? जैसे अपने काका बाबा भाई बहन जो भी है उन सब जनों का एक समूह, कबीला कह सकते हो एक तरह से अपन, वो होता था, ठीक है। तो इस कबीले के या गांव के प्रमुख को ग्रामीणी बोलते थे, और ग्रामीणी कई गाँवों से मिलकर विष बनते थे, और विष के प्रमुख को बोलते थे विषपति, और कई विषयों से मिलकर जन बनते थे, और जन के प्रमुख को बोलते थे जनपति या राजा कहा जाता था, ठीक है। अब इसमें वो कहा जा रहा है कि जो विष का नाम 170 बार उल्लेखित किया गया है गांवों के समूह के लिए होता था विष, ठीक है। और सर्वाधिक ऋग्वेद में जो सब सर्वाधिक बार आया वह है जन शब्द। आपसे पूछा जा सकता है ऋग्वेद में कौन सा शब्द सर्वाधिक बार आया, वो है जन। इसका वर्णन किया गया है 275 बार, 275 बार, और दूसरा कोई शब्द नहीं है जितनी बार ये आया है। इसके बाद 2 नंबर पर प्रयोग होता है वो इंद्र का, 250 बार इंद्र के लिए शब्द आया है वो पुरंदर आया है, ठीक है मित्रों। चलिए आगे इसमें और बात करते हैं अपन। अब इसमें जनपद का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि जनपद का प्रयोग कितनी बार हुआ? एक बार भी जनपद का प्रयोग नहीं हुआ है ऋग्वेद के अंदर, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। अब होता साहब अपना जो राजा होता था वो क्या होता था? गोपस्य जनस्य, यानी गोपतन कबीले का संरक्षक कहा जाता है उसको, ठीक है। राजा को गोप भी कहते थे, ठीक। गोपस्य जनस्य यानी कबीले का प्रमुख होता था। पूरा बेता भी कहा गया है, पूरा यानी पूरा कह सकते हो शहर को, पूरा बेता यानी नगरों का विजय पाने वाला कौन था साहब? राजा होता। पूरा बेता भी कहा गया है राजा को, ठीक है। इसके अलावा राजा क्या होता था? कबीले का मुख्य होता था। जो कबीला होता था उसको क्या होता था? मुख्य होता था। जैसे 100 जनों से विष बना, 100 जनों से ग्राम बना, ग्रामों से बना विष, और विषों से क्या बनता था? जन। तो एक तरह से जन क्या होता था? कबीलों, बहुत सारे कबीले हो गए इसमें, तो उनका मुखिया कौन होता था? राजा होता था, ठीक है। ये मतलब राजा का पद को भौगोलिक नहीं है, ऐसा नहीं जैसे कि पंजाब प्रांत का राजा या सिंध प्रांत का राजा, ऐसे नहीं, वो ये कबीलों के लिए किया जाता था, ठीक है। आगे अपन और विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में। आगे चलते हैं। अब देखो 3 राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन किया गया है, सभा, समिति और वित्त। तो वित्त क्या था बताया जा रहा है आपको। देखो सभा क्या होती थी? सभा होती थी जैसे जो जेंटलमैन कह सकते हैं अपन, सज्जन पुरुष, बड़े, वृद्ध और अभिजात, और यानी सज्जन व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में नामचीन व्यक्ति होते हो उनको। तो वृद्ध, बूढ़े व्यक्ति और अभिजात वर्ग, मतलब संभ्रांत वर्ग कह सकते हैं उनको, उनकी संस्था होती थी, सही है। इसका 8 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। याद करने की तो आवश्यकता नहीं है, वैसे भी याद करने चाहो तो कर सकते हो। कैसे कि अभिजात और ठाट बाट होते हैं, 8 बार हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें आ रहा है अगला अपना आ रहा है समिति। देखो जो समिति है उसका 9 बार है, यानी 8 बार इसका, तो अगली बार इसका 9 बार हो गया, ठीक है। ये समिति क्या करती थी? ये राजा पर नियंत्रण का कार्य करती थी सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यानी राजा को कंट्रोल कौन करती थी? समिति करती थी। और समिति खुद क्या होती थी? ये सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा, यानी जनता अपने
में से कुछ लोग चुन के भेजती थी, वो समिति में जाते थे, यानी प्रतिनिधि अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती थी। तो जनता के रिप्रेजेंटेटिव से अपने रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, एमएलए एमपी होते हैं। तो वैसे ही समिति में क्या होते थे, जनता के प्रतिनिधि होते थे जो राजा पर नियंत्रण करने का कार्य करते थे। इसमें एक शब्द आया है ईशान। ईशान कौन होता था भाई, यानी इंसान याद कर लो, यानी सभा का जो समिति होती थी उसका सभापति कौन होता था, ईशान। ईशान एक दिशा भी होती है वैसे, लेकिन आप याद कर लेना समिति का सभापति कौन होता था, ईशान होता था। ठीक है मित्रों, आगे अपन बात करते हैं। दो विदत क्या होता था, विदत था, इसका 122 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये प्राचीन संस्था है। ठीक है, इसमें बता रहे कबीलाई तत्व थे। कबीलाई तत्व कैसे, जैसे कबीले में कोई बात होती थी, इसमें कबीलाई तत्व की बात है, यानी इसमें कबीलाई तत्व है, यानी विदित होता था जिसमें कबीले के एक कबीले के लोग भाग लेते थे। और उस बैठक में क्या करते थे ज़्यादातर वो, उसमें वो करते थे साहब कि बैठक में सैनिक लूट का विभाजन, जैसे पहले बहुत सारे कबीले होते थे आपस में लड़ते झगड़ते थे, कोई कबीला जीत गया तो जीत से जो उसको लूट से सामान मिला होता वो विदत में बैठकर वो क्या करते थे, उसको आपस में बांट लेते थे। ठीक है, और इसमें और चीज़ कहा गई है कि ये बात है कि जनसभा भी कहा है, यानी जनता की सभा होती थी, कबीले के सारे लोग आ रहे हैं इसमें, तो सर एक जनसभा होती थी, यानी ये सबसे प्राचीन सत्ता है वितत, यानी प्राचीन सभा होती थी। ठीक है, और ये कबीले की बैठक मान सकते हो तरह से आप इसको। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर इस वीडियो की नोट्स चाहिए तो आप लिखने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, मैं आपको आप मेरे चैनल पे मेरा मेल एड्रेस है, उस पर आप नोट्स के लिए पर्टिकुलर कोर्स किस पार्ट का आपको नोट चाहिए आप मैसेज कर देना। आपको इन सब मेरे पास PDF ऑलरेडी बनी बनाई है, मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।